वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ अपने बांदा दौरे के दौरान चित्रकूट पहुंचे, जहां रासिन डैम का मुआयना किया। इसके बाद वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ का हेलीपैड पर बीजेपी कारकुनों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने 142 करोड़ के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया और इसके फायदे के बारे में बताया गया। और आज वसीम बांध परियोजना और जिन्नी मल पंप नहर परियोजना, इसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, इन दोनों परियोजनाओं में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हुए और 5000 हेक्टेयर लैंड को विशुद्ध सिंचाई की नई सुविधा प्राप्त हो रही है। जो पाइप पेयजल की परियोजना हम लोग बुंदेलखंड के लिए लेकर के आए हैं, मैं आके जिला प्रशासन से कहूंगा, यहां के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, पॉलिटेक्निक की डिग्री ली है, उनको उस परियोजना के साथ किसी को इंजीनियर के रूप में, किसी को सुपरवाइजर के रूप में, जिन्होंने ITI किया है उसको प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग देकर के इस परियोजना के साथ अभी से जोड़ना चाहिए, रोजगार के साथ। 2013 के शामली मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसादात मामले में मुलजिम मेरठ की सरदनाज सीट से बीजेपी MLA संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म कर दिया गया है। फेसबुक पर पोस्ट डालकर मजहबी जज्बात भड़काने के मामले में जांच कर रही SIT ने सबूत न मिलने का हवाला देकर FIR लगाई थी, जिस पर स्पेशल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट की मंजूरी दे दी है। वहीं संगीत सोम पर दर्ज मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने को जमीयत उलमा हिंद ने पुलिस और SIT की नाकामी करार दिया है। संगीत सोम वाले मसले में और दीगर जो फिसाद के जिम्मेदार लोग रहे हैं और जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, और हुकूमत ने जानबूझकर जो IO रहा उसकी डेथ के बाद में, और जो उसके अंदर पैरोकार था और जो उसके विटनेसेस थे, उन विटनेसेस को अदालत के सामने लाए नहीं। और जब लाए नहीं तो अदालत के सामने जो फैसले होते हैं वो सबूत की बिना पर होते हैं, और सबूत प्रोसिक्यूशन पेश करता है। प्रोसिक्यूशन ने जब सबूत ही पेश नहीं किए तो अदालत को तो वो फैसला करना था जो सामने फाइल होती है। लेकिन इसमें जिम्मेदार जो है, जो मदद की है और जो इनको रिहाई नसीब हुई है, और जो इसके ऊपर जो फिसादात कराने और भड़काना और जो लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया गया है, वो इन लोगों ने किया है। जमीयत उलमा हिंद के जो अकाबरीन हैं, जो इनके कायदीन हैं, जो मरकज़ी और सूबाई है, वो जो नकल और CD और जो इसकी चार्जशीट है उसकी नकलें लेकर वकीलों से मशवरा करके जो इसमें कानूनी चारा है, जो आगे ऊपरी अदालत में की जा सकती होगी, वो उसमें कोशिश की जाएगी वकीलों के मशवरे से। देखिए, अदालत हमें अदलिया पर पूरा इत्मीनान है, यकीन है। हुकूमत क्या करती है, हुकूमत तो आती है जाती है, हुकूमतों का तो आने जाने का सिलसिला है, और मौजूदा वक्त में कितनी तवक्कुआत है आप खुद जानते हैं, और वो कहाँ जुड़े हुए हैं ये सब आप हज़रात को मालूम है। हमें अदालत से पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जो गुनाहगार हैं वो ज़रूर अपने गुनाह की सज़ा को भुगतेंगे, ऐसा अदालतों से हमें पूरी उम्मीद। इलाहाबाद में प्रोफेसर अली अहमद फातमी के मकान को मुनहदम किए जाने की योगी हुकूमत की कार्रवाई के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जमात इस्लामी ने योगी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत में मौजूद शहरियों और दानश्वरों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक कर रही है। प्रोफेसर अली अहमद के मकान को मुनहदम किए जाने की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए जमात इस्लामी ने उनको मुआवजा अदा करने और उनकी बाज़ाबातकारी का मुतालबा भी किया है। इलाहाबाद में कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ था पूर्व सांसद और पूर्व MLA अतीक अहमद के मकान, आबाई मकान को तोड़े जाने से लेकर, और उसके बाद उनके साथ से जुड़े लोगों का जो जिनका क्रिमिनल इतिहास रहा या जिन पर मुकदमे रहे उनका तोड़ा गया, तो लोग इसको बर्दाश्त करते रहे। अब उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल का मकान, एक प्रोफेसर का मकान जो उर्दू अदब से वाबस्ता हो और शहर के तमाम मोअज़्ज़िज़ लोगों का ग्रुप उसका रहा हो, उसका मकान तोड़ा जाना, ये तो एक बहुत ही तकलीफदेह बात रही है। और सरकार को कम से कम इस पर जो गलती करी है सरकार ने मकान तोड़ने की एक प्रोफेसर की, तो उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ भरपाई करना चाहिए। और हम समझते हैं कि
कोई ना कोई मुआवजा तो उनको सरकार दे, ताकि तब मालूम होगा कि एक क्रिमिनल और एक पढ़े लिखे तबके में क्या फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को नोटिस जारी करते हुए गोरखपुर की दरगाह मुबारक खान शहीद के किसी भी ढांचे को मिसमार करने पर रोक लगा दी है। दरगाह मुबारक खान शहीद वही दरगाह है जहां हिंदी के मशहूर मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मशहूर कहानियों में से एक ईदगाह लिखी थी, जिसके नतीजे में दरगाह को शोहरत मिली थी। इस मामले में अगली समाअत 23 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दरगाह मुबारक खान शहीद को डेमोलिश करने की तैयारी की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। इस पूरे मामले में वकील शारिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शारिक साहब, बुनियादी आपकी दलील क्या थी जिसकी बुनियाद पर यह पूरी रोक लगाई गई? देखिए, इसमें जो सबसे अहम मुद्दा था वो ये था कि 14 सितंबर 2019 को एसडीएम सदर गोरखपुर ने एक नोटिस जारी किया था यूपी पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1972 में, जिसमें उसको अनऑथराइज माना गया था। उसमें कुछ लोगों के साथ जो दरगाह के सदर हैं उनको भी ये नोटिस आया था, जिसके जवाब में उन्होंने सारी की जो भी कागजात थे वो एसडीएम सदर के वहाँ जमा करा दिए थे। उसके बाद जब उन्होंने आरटीआई से इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसमें पता चला कि ये अब केस सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर के वहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोसीडिंग है वो अभी भी सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में यूपी पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1972 में पेंडिंग है। तो हमारी जो प्रमुख दलील थी वो यही थी कि जब वो प्रोसीडिंग वहाँ पर पेंडिंग है तो उसके में कोई कार्रवाई ना की जाए। अच्छा, दूसरी ये जो कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटों का नोटिस आया और फिर इनको डेमोलिश करने के लिए फोर्स भी तैयार कर ली गई थी, तो किस तरीके से कोर्ट ने आपकी बात मानी? देखिए, पहला जो डेमोलिशन हुआ था वो 29 दिसंबर 2019 को दरगाह परिसर में जो टीन शेड थे उसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। उसके बाद जो सुनवाई की तिथि थी 8 मार्च 2021 को, उसके अगले दिन 9 मार्च को ही फर्दर डेमोलिशन की जो कार्रवाई करनी थी उसकी तैयारी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर रखी थी। पर सौभाग्य से 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जब स्टे लगा दिया तो वो कार्रवाई रुक गई है। मैं एक अहम बात और बताना चाहता हूँ कि 3 सितंबर 1963 में एडिशनल मुंसिफ गोरखपुर ने एक डिक्री दी थी जो दरगाह के उस वक्त जिम्मेदारान लोग थे, उन्होंने कलेक्टर गोरखपुर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल के अगेंस्ट में हासिल करी थी। अच्छा, ये जो डिग्री जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इसका जो कॉन्टेस्ट क्या है, किस किस चीज़ के लिए डिग्री दी गई थी? ये उस वक्त ऐसा हुआ था कि ये जो दरगाह है वो इसका ब्रिजमैन हाता पहले कहा जाता था, वो गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल गोरखपुर के और उससे वो सटा हुआ था। तो प्रिंसिपल साहब उस वक्त के जो थे उन्होंने उसमें कुछ रास्ते का लेकर के उन लोगों का आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ, जिसको कि इन्होंने चैलेंज किया और एक सिविल सूट फाइल किया एडिशनल मुंसिफ की कोर्ट गोरखपुर में। उसके बाद उस सूट को इनके फेवर में डिक्री कर दिया गया और साथ में ये भी कहा गया कि इशू नंबर जो 6 था वो सबसे अहम था कि मुस्लिम कम्युनिटी को उसमें आने जाने की इजाज़त है, और एक और इशू उसमें था जिसमें पेड़ों को गिराए जाने के बारे में बात कही गई थी। तो कोर्ट ने उनको रिस्ट्रेन किया था उस वक्त के जो भी जिम्मेदारान लोग थे कि उस पेड़ों को भी नहीं गिराया जाएगा, और प्रिंसिपल साहब भी इस बात से एग्री किए थे। शारिक साहब, इसमें जो एक बात सामने आ रही है कि ये जो मामला है, ये हिंदू मुसलमान दोनों वहाँ पर दरगाह पर जाते हैं, प्रेमचंद से भी जुड़ा हुआ मामला है ये, तो इसका जो पहलू क्या है? ये देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी संस्कृति जो है वो अमर है, और इससे मुंशी प्रेमचंद जब गोरखपुर में पोस्टेड रहे थे 1916 में उनकी पोस्टिंग शिक्षा विभाग में वहाँ पर हुई थी, तो वो उस दरगाह, चूँकि 1000 साल पुरानी है, दरगाह बहुत पहले से थी। मुंशी प्रेमचंद का जो कार्यालय और घर था दरगाह से बहुत ही करीब था, तो मुंशी प्रेमचंद उसमें दरगाह पे जाते थे, वहाँ चादर चढ़ाते थे और बड़ी अकीदत के साथ वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को फील करते थे और वहाँ पे जाते थे। उसी दरगाह के आने जाने के सिलसिले में मुंशी प्रेमचंद को ये ख्याल आया कि एक कोई रचना करी जाए, और उसी के आगे बढ़ाते हुए मुंशी प्रेमचंद ने एक कालजयी रचना, जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो ईदगाह लिखी, जो कि बहुत सारे सिलेबस में रहती है, सारे कोर्सेज में रहती है, और उस पर कई फिल्में, कई प्लेज भी हो चुके हैं। और उसमें उन्होंने एक जो मर्म जो लिखा है हामिद के बारे में उस ईदगाह कहानी में, उसको सभी वो टची हो जाते हैं, और वो उसकी जो पूरी इंस्पिरेशन और पूरी प्रेरणा जो उनको मिली थी वो दरगाह मुबारक खान शहीद की ईदगाह से ही मिली थी। तो सीधी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह डेमोलिशन की कार्रवाई तो हो रही है, बहुत सारे मकान तोड़े गए हैं, लेकिन इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए जब तक डिग्री के फैसले का जो वहाँ पर केस चल रहा है उस केस का फैसला नहीं हो जाता, तब तक के लिए
रोक लगा दी है कि किसी तरह का डेमोलेशन दरगाह में न किया जाए। कैमरामैन अक्की जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मेरठ में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जिला मेरठ कमेटी के इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। इस इजलास में मेरठ जिला कमेटी की जिम्मेदारी के लिए ओहदेदारान का इंतखाब अमल में आया। जमीयत उलमा जिला कमेटी के मेंबरान ने अपने वोट के जरिए सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और खजानची का इंतखाब किया। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद जिला मेरठ के नौमुंतखब जिम्मेदारान और कमेटी मेंबरान की मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। मीटिंग में कौम और मिल्लत को दरपेश मसाइल पर गौर व फिक्र करते हुए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की कानूनी मदद और इस्लाह मुआशरा की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। में जितनी मेंबरसाजी हुई तो हर 1000 पर एक डेलीगेट बनाया जाता है जिसे रुकन मुंतज़िमा कहा जाता है। उसको वोट देने का इख्तियार होता है और उसी को किसी ओहदे पर रहने का इख्तियार होता है। तो आज ये ज़िला मेरठ के अराकीन मुंतज़िमा थे जिन्होंने यहाँ अपने मशवरे से, इत्तिफाक राय से ज़िले के सदर का इंतखाब तय किया, ज़िले के 2 नाइब सदर का इंतखाब किया, एक जनरल सेक्रेटरी और एक खाजिन का इंतखाब किया है। ये मुंतज़िमा के ज़रिए से इंतखाबी इजलास था। मैंने अभी अर्ज़ किया कि जमीयत उलमा हिंद का एक नज़रिया है, एक आइडियालॉजी है, तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। वन नेशन थ्योरी है, कौमी इत्तिहाद है। जमीयत उलमा हिंद मुल्क की तमाम अक़वाम को बिला किसी तफरीक साथ लेकर चलना चाहती है। कौमी शाहराह नंबर 509 अलीगढ़ से मुरादाबाद इन दिनों खस्ता हाली का शिकार है। शहर अलीगढ़ के दरमियान मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुतसल जमालपुर को जाने वाले रास्ते पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। ये सड़क अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वक़ारुल मुल्क हॉल और मोहम्मद हबीब हॉल के सामने से गुजर रही है, लेकिन एक तरफ की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है जिसमें पानी का भराव और घास तक उगाई है। आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आगा मोहम्मद यूनिस की क़यादत में कारकुनान ने सड़क पर एहतजाजी धरना और मुजाहरा करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी के नाम में एक अर्जदाश्त मजिस्ट्रेट को पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि खस्ताहाल सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, इस वक्त हम लोग NH की सड़क जो है 509 नंबर पर बैठे हैं। पुरानी चुंगी अलीगढ़ के अंदर, पुरानी चुंगी से जमालपुर के मध्य ये सड़क जो है लगभग 3-3.5 साल हो चुका। बिल्कुल ये सड़क खराब हो चुकी है। लगभग इसमें 200 से 300 मीटर का हिस्सा बिल्कुल आधा क्षतिग्रस्त हो चुका है और डिवाइडर तो किलोमीटरों खराब पड़े हैं, क्षतिग्रस्त हैं और पथ प्रकाश लाइटें अवेलेबल नहीं हैं। लोगों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हमने इसके पूर्व यहाँ पर गड्ढों में पेड़ लगाए ताकि सरकार को संदेश जाए और इसका, लेकिन सरकार नहीं इस पर ध्यान दिया उसने। हमने इसके लिए केंद्रीय मंत्री और NHI के चेयरमैन को पत्र भेजा कि इस सड़क को बना दिया जाए, इस सड़क को निर्माण किया जाए, डिवाइडर को ठीक कराया जाए और लाइटें लगाई जाए, लेकिन तब भी ध्यान नहीं किया। आज हम 15 दिन की चेतावनी के साथ आज हम उतरे हैं। 15 दिन की चेतावनी हम देते हैं सरकार को कि सरकार और NHI को देते हैं कि आप इस सड़क को ठीक कराइए। अगर आप 15 दिन के अंदर अगर आप ये सड़क को ठीक नहीं कराते तो हमें मजबूर होना पड़ेगा आमरण। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है और यहाँ पर एक मारूफ बाजार भी है, लेकिन गुज़िश्ता 3 महीनों से यहाँ के लोग गंदे पानी के जमाव से परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के मकामी लीडरों ने और कारकुनों ने गंदगी के खिलाफ मुजाहरा शुरू कर दिया है। इन लोगों ने होली और रमज़ान को देखते हुए साफ सफाई के लिए इंतजामिया से अपील की है। जब यहाँ के हमारे साथी अकील शानू ने यहाँ पे जहाँ की सब समस्याओं को उठाने के लिए 24 घंटे की चेतावनी दी तो उस दिन थोड़ा पानी निकाला। आज जब धरने का समय आया तो यहाँ पे छोटी गाड़ी आई, 4 फीट का पानी का निकाल तो दिया अभी, लेकिन देखिए पानी भरना फिर शुरू हो रहा है, बैक मार रहा है वो। हम लोग जाएंगे, पानी वैसे भरने लगेगा। यहाँ पे आने वाले दिनों में होलिका दहन का काम है, उसके बाद रमज़ान का त्यौहार आ रहा है। ये सड़क यहाँ की सारे धार्मिक स्थलों की तरफ जाती है। मंदिर है उधर 4 राट पे, मस्जिदों की तरफ जाती है। इस सड़क को जोड़ने वाली सड़कें, अगर ये सड़क ख़राब रहेगी तो आदमी कहाँ से जाएगा, नाव से जाएगा, पैदल चल के जाएगा, नहीं मालूम। जनता की इस समस्या को लगातार क्षेत्रीय नागरिक अपने तरीके से। अहमदाबाद आयशा खुदकुशी मामले के बाद पूरे मुल्क में जहेज के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। मुस्लिम समाज में जहेज के खिलाफ मुहिम शुरू की जा रही है। कानपुर में राष्ट्रीय सुन्नी उलमा काउंसिल ने आयशा हेल्पलाइन नंबर शुरू करने
का फैसला किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर जहेज से मुतासरा खवातीन अपनी परेशानी बता सकती हैं। यहाँ पैनल में शामिल खवातीन उनकी हर मुमकिन मदद फराहम करेंगी। गुजरात के अहमदाबाद में जिस तरह से आयशा का मामला सामने आया, उसके बाद लगातार पूरे मुल्क में मुहिम सी छिड़ गई है। दहेज को लेकर जिस तरह से मुहिम छिड़ी हुई है, उसके साथ कानपुर में अब राष्ट्रीय सुन्नी उलमा काउंसिल ने एक नया कदम उठाया है, जिसके जरिए हेल्पलाइन से ऐसे लोगों की मदद की जाएगी। आइए जानते हैं, हमारे साथ महामंत्री जी मौजूद हैं राष्ट्रीय सुन्नी उलमा काउंसिल के। किस तरह से आप लोग हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे, क्या क्या खास होगा? दरअसल में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस किस्म की घटनाओं की कठोर निंदा करते हुए और ये उम्मीद करते हैं कि जहेज़ के लालचियों ने एक बच्ची की जान जाने पर कुछ नसीहत हासिल की होगी और अब जहेज़ जैसी लानत से समाज को पाक करने की मुहिम की ज़रूरत थी। इस सिलसिले में अगर कोई लालची लोग नहीं अपना सुधार करते हैं तो हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें हमने उज़्मा सोलंकी, फरजाना और रियाज सिद्दीकी ये 3 महिलाओं का पैनल बनाया है, जिनके हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब हम जारी कर रहे हैं। और हम इसमें पहले हैंडबिल लाएंगे, होर्डिंग लगवाएंगे, कमरा मीटिंगें करेंगे, ख़वातीन के जलसे करेंगे, मर्दों को इस्लाही प्रोग्राम करके इस बात पर आमादा करेंगे कि वो जहेज़ से, क्योंकि इस्लाम ने जहेज़ जैसी लानत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम का आगाज़ हो रहा, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल इस सिलसिले में बहुत संजीदगी के साथ उसने गौर किया है और मुस्तकिल हमारी मीटिंगें चल रही हैं। और इसके ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया भी इस लानत के ख़िलाफ़ अपना मुस्बत पहलू रख करके इस समाज को बुराई से बचाएगा। सलीम साहब, एक चीज़ और कि ये मुहिम पूरे देश में चलाई जाएगी या किस तरह से चलेगी? देखिए, अभी मैं इसको उत्तर प्रदेश लेवल पर चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने शाइस्ता अंबर जो ख़वातीन पर्सनल बोर्ड हैं उनसे भी कल हमारी बात हुई थी और उनके ज़रिए से मैं अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस मुहिम को चलाएंगे। जब यहाँ कुछ सफलता मिलेगी तो फिर इसकी नज़ीर लेकर हम दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगे। तो जिस तरह से देखा कि राष्ट्रीय सुन्नी उलमा काउंसिल जिस मुहिम की शुरुआत करने जा रही है, हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है, उसका नाम आयशा हेल्पलाइन रखा गया है, जिसकी शुरुआत अभी उत्तर प्रदेश में होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर में कौमी सुन्नी उलमा काउंसिल के जरिए हेल्पलाइन शुरू करने की आम लोगों ने काफ़ी सताइश की। ये एक तरह से बहुत अच्छी पहल है जो सुन्नी उलमा काउंसिल ने किया है और इससे जो महिलाएं पीड़ित हैं, जो अपनी हक आवाज़ कह नहीं सकती हैं, हेल्पलाइन नंबर आएगा तो वो हेल्पलाइन नंबर से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। उनकी जो पीड़ित हैं, पता चला वो समाज के डर के वजह से नहीं आ पाती हैं समाज के सामने, तो वो हेल्पलाइन के ज़रिए उन पीड़ितों का इंसाफ मिलेगा और सारी अच्छे कार्य हो रहे हैं। ये हेल्पलाइन हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी है और समाज के लिए बहुत बेहतर साबित हुई। हम और आप, वो तो आयशा का मामला है, लेकिन मैं कहता हूँ ये तनहा आयशा का मामला नहीं, बल्कि वो चाहे मुस्लिम धर्म की लड़की हो या गैर मुस्लिम धर्म की लड़की हो, हर एक घर के अंदर जो आयशा मौजूद है उसके हक के लिए हमें हर तरफ से आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और ख़ुसूसियत के साथ इस ताल्लुक़ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो अभी मैंने इससे पहले कहा कि काज़ी शहर कानपुर से मैंने ये अपील की है कि वो पूरे शहर कानपुर के लिए एक ऐलान आम करें, जिस तरह बरेली शरीफ के अंदर आला हज़रत दरगाह से एक पैगाम जारी किया गया कि जो भी जहेज़ का मुतालबा करते हैं या डिमांड करते हैं, कोई काजी ना उनका निकाह पढ़ाए। समाजवादी पार्टी कानपुर शहर में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ कैंपों का इनकाद करके ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए कोशा है। ज़िला महिला समाजवादी पार्टी की सदर नूरी शौकत की सरबराही में बोलाटोली में एक मेडिकल कैंप लगाया गया और ख़वातीन के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। जैसा कि महिला राष्ट्रीय दिवस था 8 तारीख को, लेकिन हम लोगों ने पूरा सप्ताह ही महिला दिवस मनाया है और महिला दिवस के 3 दिन पहले से ही हमारा प्रोग्राम चल रहे थे। साड़ी वितरण, भोजन वितरण, सैनिटरी पैड्स का वितरण। और मशहूर तरक्की पसंद शायर और नगमा निगार साहिर लुधियानवी की पैदाइश की 100 साला तकरीबात का आगाज़ इलाहाबाद से हो गया है। सकाफती तंजीम
संचारी ने साहिर लुधियानवी की 7 साला तकरीबात पूरे मुल्क में मनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर इलाहाबाद में एक शाम साहिर के नाम मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मौसीकी और थिएटर से वाबस्ता फनकारों ने साहिर लुधियानवी के मशहूर फिल्मी नगमों से तकरीब का आगाज किया। तंजीम का कहना है कि कोरोना ज़ाब्तों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही पूरे मुल्क में साहिर 7 साला तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मैं तो साहिर को रुमानी शायर के तौर पे समझती हूँ, क्योंकि जो नॉन फिल्मी इनकी पोइट्री रही है उससे मेरा इतना एक्सपोजर नहीं हुआ। शुरू में उनकी फिल्मी पोइट्री से ही एक्सपोजर हुआ, तो फिर और पोइट्री में हमने इंटरेस्ट लिया। मगर आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छे जो गाने हैं पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पुराने, वो साहिर के लिखे हुए हैं। और बचपन से, क्योंकि हमारे वालिद बहुत साहिर के बहुत उनको एडमायर करते थे, तो बचपन से उनके गाने सुने। साहिर तो असल में तो लोग उसे फिल्म में जो गाने लिखे नगमा निगार के ही नाम से जानते हैं, लेकिन उर्दू अदब के जो पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत अच्छी गज़लें भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं, भजन भी लिखा है, कव्वाली भी लिखी है। तो इस हवाले से देखा जाए तो उनकी जो, हम अगर उन्हें सिर्फ नगमा निगारी के ही हवाले से देखें तो उसमें भी जो उनके नगमे हैं वो भी देखिए तो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।